हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का रामबाण वीडियो ये होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं, यदि इस वीडियो को आप नहीं देखते हैं तो आपको 2025 एग्जाम के लिए पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा 2025 एग्जाम के लिए। ये आर्ट्स के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी है, साइंस के लिए भी। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है हम आर्ट्स में, हम कॉमर्स में और साइंस में, तो इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं होने वाला है। तो इसको आप जितना भी प्रश्न हम बता रहे हैं इसको आपको घोर के पूरा पी लीजिएगा, घोर के पी लीजिएगा। मतलब आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा एग्जाम में। पूरा का पूरा 60 नंबर का 60 नंबर पूरा आप उठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, जो क्या क्या आखिर में क्वेश्चन इसमें रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले ये क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम का, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाएगा वो भी रामबाण वीडियो है, क्योंकि आपका सभी प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न लिया गया है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा एग्जाम 2025 में, याद रखिएगा, ठीक है। तहलका मचाने वाला वीडियो होने ही वाला है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का लेवल देखिए, जो क्वेश्चन कितना मस्त मस्त लिया गया है। सबसे पहले आपको मांग क्या है घोर के पी लीजिएगा, मांग का नियम क्या है पूरा रट लीजिएगा। मांग के नियम क्या मान्यताएं बोलिए, या तो फिर हम लोग बोलेंगे अन्य बातें समान रहने का क्या अर्थ है। अन्य बातें समान रहने का क्या अर्थ है, या मांग के नियम के मान्यताएं बोलिए। दोनों क्वेश्चन सेम है, आंसर आपको सेम लिखना है। आगे देखिए, पूर्ति क्या है, इसको भी घोर के पी लीजिएगा। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप घोर के पूरा पी लीजिएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, इसको भी एकदम घोर के पूरा पी लीजिएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, परिवर्तनशील साधन क्या है, इसको एकदम पूरा अच्छा से रट लीजिएगा। आर्थिक वस्तु और निःशुल्क वस्तु में अंतर पूछेगा, तो ये भी आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, तो इसलिए इसको भी याद आप कर लीजिएगा। उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है, इसको एकदम रट लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, पैमाने का प्रतिफल का नियम बताइए। तो ये कितना बार बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी एकदम ध्यान में बहुत रखिएगा। पूर्ति का नियम क्या है, इसको एकदम रट लीजिएगा। आगे देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में क्या अंतर है, तो याद रखिएगा, अंतर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सीमांत लागत और औसत लागत क्या है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं, इसका निर्धारण कैसे होता है, ये भी एकदम याद कर लीजिएगा, एकदम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला। अब देखिए, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा एकाधिकार होगा, यहाँ एक अधिकार लिखा गया, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, एकाधिकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एकाधिकार। और यहाँ पर देखिए अधिकारी लिखा गया, एकाधिकारी मतलब एकाधिकारी होगा, समझ में आ गया। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट करें। आगे देखिए क्वेश्चन, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, परम लाभ क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एक अधिकार बाजार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आगे देखो, उत्पादन लागत क्या है, उत्पादन लागत का वर्गीकरण कैसे करें, ये भी आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 21 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, जो जब पूर्ति या मांग वक्र खिसकती है तब नया संतुलन कैसे स्थापित होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। विनियोग क्या है, तो याद रखिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय में क्या अंतर है, इसको भी एकदम पूरा अच्छा से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय और निजी आय में अंतर स्पष्ट करें, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, इसको भी आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, भुगतान संतुलन का प्रतिकूल होने का कारण, कितना बार एग्जाम में पूछा गया है भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारण, तो इसको भी आप देख लीजिएगा अच्छा से। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, जो ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी की व्याख्या करें इसमें, तो ये भी आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, उसके बाद देखिए, मुद्रा का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक समस्या क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और औसत लागत की परिभाषा है, ये भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे यदि क्वेश्चन का सिलसिला देखिए जारी है, मांग तालिका से क्या उदाहरण दीजिए, मांग तालिका किसे कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, मांग और पूर्ति कैंची के दो फलक है, मूल्य निर्धारण में संदर्भ में इस कथन को स्पष्ट करिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि देखते हैं,
पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण कैसे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट करें, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है पैमाने का प्रतिफल डायरेक्ट पूछ दे या पैमाने का प्रतिफल का नियम की व्याख्या करें उपयुक्त चित्र की सहायता से करें, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली के दो प्रमुख दोषों का उल्लेख करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिशील कर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए केंद्र बैंक द्वारा साख का मात्रा निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली किन्हीं 3 विधियों का उल्लेख करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए मुद्रा के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्यों को वर्णन करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए फोटो 2 क्या बोल रहा है, मांग का संकुचन एवं मांग में कमी में अंतर स्पष्ट करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, बाजार की परिभाषा दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादन संभावना वक्र नतोदर या अवतल क्यों होती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए मांग की रेखा नीचे दाहिने और क्यों झुकती है, ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आगे यदि देखते हैं मांग की लोच की परिभाषा दे और मांग की लोच को कैसे मापा जाता है, किस विधि से मापा जाता है, इसको पूछा गया है, तो ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें, बहुत VVI क्वेश्चन है, तो इसको एकदम बिल्कुल रट लीजिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या, अलग अलग भी पूछ सकता है या तो इसमें आपको अंतर भी पूछ सकता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं चेक और ओवरड्राफ्ट में अंतर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कर क्या है, तो ये हम लोग को शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कर क्या है, इसकी प्रमुख 2 विशेषता क्या क्या उल्लेख है, विशेषता पूछ दिया बता देना। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर हमारा, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि में कौन कौन सा विधि का नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय निकाला जाता है, उसको आपको याद करना है। पूर्ति के लोच कितने प्रकार के है, पूर्ति क्या है ये हम पहले बता दिए, पूर्ति का नियम क्या है ये भी बता दिए, तो पूर्ति का लोच भी आपको याद करना है। इससे अगर इतना क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं तो आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को एग्जाम में नहीं मिलेगा। बैंक किस प्रकार, बैंक जो है केंद्र बैंक किस प्रकार व्यापारिक बैंक से भिन्न है, मतलब अलग है किस प्रकार, इसको आपको बताना है। आगे देखिए मांग को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारक को बताना है, जो मांग को भैया कौन कौन प्रभावित करता है उसका कारक का नाम बताइए। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, उत्पादन फलन से आपका क्या तात्पर्य है, मतलब उत्पादन फलन क्या है, ठीक है, इसका मुख्य विशेषताओं को बताइए, अब बता दीजिएगा मुख्य विशेषता इंपॉर्टेंट है। मांग की लोच जो है प्रतिशत बोलिए या अनुपातिक रीति से वर्णन कीजिए, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, परवर्ती अनुपातों के नियम की 3 अवस्थाओं की व्याख्या करें, चित्र का प्रयोग करें, जैसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, वही क्वेश्चन घुमा के खाली पूछा। आगे देखिए औसत आगम क्या है, सीमांत आगम क्या है, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, कुल आगम से आप क्या समझते हैं, तीनों का डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, और औसत आगम और सीमांत आगम में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे यदि देखते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं भुगतान शेष की परिभाषा दीजिए, भुगतान शेष तो ये भी याद कर लीजिएगा। पूर्ण रोजगार क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे दे देते हैं 63 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेक्टर के बीच अंतर स्पष्ट करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। आगे दे देखते हैं समग्र मांग का परिभाषा दीजिए, समग्र मांग का परिभाषा दीजिए और इसका प्रमुख तत्व क्या क्या है, इसका तत्व कौन कौन सा है, इसको भी आपको देखना होगा। आगे देखते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति के बीच अंतर बताइए, तो इसको आप कर लीजिएगा। आगे क्या बोला, एक केंद्र बैंक और एक व्यापारिक बैंक के बीच क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेस है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे क्या बोला, एक सरकारी बजट में राजस्व घाटे की अवधारणा की व्याख्या करें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। निवेश कुनंग की अवधारणा को बताया, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ क्या क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है ये भी याद कर लीजिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली का कठिनाई क्या है आप ये भी याद कर लीजिएगा। समष्टि अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं ये भी याद कर लीजिएगा।
व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, एक अर्थव्यवस्था के किन्हीं 3 केंद्र समस्या जो है उसका नाम बताइए, आप लोग उसका डिफिनेशन भी आपको लिखना है। आगे देखिए वही क्वेश्चन बोल दिया, पैमाने का बढ़ते हुए प्रतिफल, पैमाने का समान प्रतिफल का अर्थ बताइए। मैंने पैमाने का बढ़ते हुए प्रतिफल, पैमाने का समान प्रतिफल और पैमाने के स्थिर प्रतिफल, तीनों को आप याद कर लेना है आपको। आगे देखिए संतुलन मूल्य का अर्थ क्या होता है, अर्थ बताइए, ये भी आपको याद कर लेना। आगे देखिए जब मांग की लोच आप याद करिएगा तो ये उसमें इकाई से अधिक मांग लोच, इकाई से कम मांग लोच, इकाई के बराबर मांग लोच, इसको दिखलाने के लिए रेखा चित्र का द्वारा आपको मतलब याद कर लेना होगा और आपको उसको डायग्राम बना के दिखाना होगा। आगे देखिए मुद्रा के किन्हीं 3 कारक को लिखना है, हमने 3 काम को लिखना है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, बोल रहा भारतीय रिजर्व बैंक को विभिन्न कार्यों का वर्णन करें। भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई का विभिन्न काम है, क्या क्या काम है उसको देखना है। राष्ट्रीय आय क्या है भाई, इसको अगर देख लेना इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए बोल रहा मांग की मूल्य लोच क्या है या फिर मांग की लोच क्या है, याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए पूर्ति का नियम क्या है, इसको भी हम रट लीजिएगा। आगे देखिए मांग को प्रभावित करने वाला, मांग को प्रभावित करने वाला किन्हीं 3 कारकों का नाम बताइए, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं निर्यात और आयात क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। विनियोग इन्वेस्टमेंट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएनपी बोलते हैं। दोनों में अंतर याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं प्रतिगामी कर क्या है, तो ये भी क्वेश्चन को गलती से मत छोड़िएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए एक अधिकार को परिभाषित करिए, मोनोपोली को परिभाषित करना है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए बोल रहा पैमाने का प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, पैमाने का प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में अंतर बताइए। भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या डिफरेंसेस है उसको आपको बताना है। आगे क्या बोल रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है वस्तु विनिमय प्रणाली में, स्पष्ट करिए। मुद्रा ने इस कमियों को कैसे दूर किया है, इसको आपको बताना है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 89 सार्वजनिक आय के विभिन्न साधनों की व्याख्या करें। सार्वजनिक आय है उसका विभिन्न साधन क्या क्या है उसको हम लोग व्याख्या करें। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है, तो राष्ट्रीय आय गन्ना के मूल्य, राष्ट्रीय आय गन्ना के मूल्य जो वृद्धि विधि होता है उससे हम लोग को नेशनल इनकम निकालना होगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं मंदी से आपका क्या तात्पर्य है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है तो सीमांत आगम को परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। आगे देखिए केंद्र बैंक द्वारा साख नियंत्रण की विधियों की व्याख्या करें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए मूल्य ह्रास से आप क्या समझते हैं, तो मूल्य ह्रास वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है विनिमय दर क्या है, तो याद रखिएगा विनिमय दर जो है इसको भी एकदम रट लीजिएगा, घोर के पी लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए है। आगे देखिए उसके बाद बोल रहा है कि जो आय के चक्र प्रवाह को समझिए, आय के जो चक्र प्रवाह होता है उसके बारे में आपको डिस्कस इसमें करना है। उसके बाद देखिए आगे अगर देखेंगे तो सामूहिक मांग की अवधारणा को उचित चित्र के द्वारा आपको स्पष्ट करना, मतलब जो सामूहिक मांग होता है, सामूहिक मांग की अवधारणा को उचित चित्र के द्वारा आपको समझाना है, मतलब आपको बताना है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, विनिमय दर क्या है इसको एकदम रट्टा मार लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनिमय दर क्या है ये बताना है। उसका इसका निर्धारण जो है, इसका निर्धारण कैसे होता है तो ये भी आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। आगे यदि देखते हैं उसके बाद देखिए कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछता है, जो आपका देखिए ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ जाता है। देखिए बोल रहा है जब कोई वस्तु 5 रुपये में बिक रहा है, जब कोई वस्तु 5 रुपये में बिक रहा है तो उसकी मांग जो है 100 इकाई करते हैं। कितना इकाई करते हैं, 100 इकाई करते हैं। जब वस्तु का मूल्य बदल कर 8 रुपये हो जाता है तो उसके फलस्वरूप जैसे कीमत बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मांग जो घटाकर 50 इकाई करने लगेंगे। मतलब 5 रुपया था बाबू तो हम लोग कितना 100 यूनिट खरीदते थे, जैसे कीमत बढ़ गया 8 रुपया हो गया तो हम लोग कितना यूनिट खरीदेंगे, 50 यूनिट ही हम लोग खरीद पाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपको बोलेगा मांग की मूल्य लोच निकालिए, मांग की लोच निकालिए या मांग की मूल्य लोच निकालिए, ये सब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है, हम आपको फार्मूला बता देते हैं। इसका क्या होता है, ईडी बराबर होता है डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ये फार्मूला आपको इसको सॉल्व होगा, आप इसको सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिएगा उसके बाद एक 100 नंबर जो क्वेश्चन है तो उसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित तालिकाओं को पूरा करिए। क्या बोल रहा है, श्रम की इकाई दिया है, यूनिट ऑफ लेबर दिया है,
कुल उत्पादन दे दिया, टोटल प्रोडक्ट दे दिया। उसके बाद आपको निकालना क्या है, आपको औसत उत्पाद मतलब एपी निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट, और एमपी निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट आपको निकालना है। देखिए यूनिट ऑफ लेबर कितना है, 0 है। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 दिया है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर टीपी दिया है, टीपी कितना दिया है, पहला में आपको 0 दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 15 दिया है, 35 दिया है, 60 दिया है, 75 दिया है, 80 दिया है, 80 दिया है, 75 दिया है। और आपको क्या निकालना है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट निकालना है, फार्मूला के द्वारा निकलेगा। और एमपी निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, ये भी आपका फार्मूला के द्वारा निकलेगा। तो इसमें हम लोग कितना डिस्कस किए क्वेश्चन, हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए अभी तक। यदि 100 क्वेश्चन आपको कर लीजिएगा ना, तो इसका किसी के पावर नहीं है जो आपको 100 क्वेश्चन से बाहर आने वाला। देखिए इसमें आपको 100 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। तो ये सब क्वेश्चन जो आपको है ना, ये आपका 2 मार्क्स वाला भी काम करेगा, 3 मार्क्स वाला भी काम करेगा, 5 मार्क्स वाला भी काम करेगा। तो 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला सब एक मिक्स करके क्वेश्चन बैंक से आपको पूरा छाट के, प्रीवियस ईयर छाट के क्वेश्चन, ताकि इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर शेयर कर दीजिएगा सभी जगह। और एग्जाम से पहले आप इसको जरूर देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को घोर के पूरा पी लीजिएगा। इतना मेहनत किए हैं तो आप एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको कमेंट भी जरूर करके बताना है जो आपको वीडियो कैसा लगा। फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको क्या करना है, याद कर लेना है सभी क्वेश्चनों को। अभी से ही आप टारगेट बना लीजिए, हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा करके याद कर लेना है, ताकि आप पूरा क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, आपको बेहतर मार्क्स आएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।